Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Object Oriented Programming in lecture number 40. लास्ट लेक्चर में हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग के हवाले से डिस्कशन की हुई है और उसमें हमने कई ऑपरेटर्स लास्ट लेक्चर में ओवरलोड किए, जिसमें सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर था जिसको हम इंडेक्स ऑपरेटर भी कहते हैं, और फंक्शन ऑपरेटर हमने ओवरलोड किया था, और साथ हमने फिर कहा कि यूनरी ऑपरेटर्स अब हम स्टार्ट करेंगे। और यूनरी ऑपरेटर के हवाले से हमने दो ऑपरेटर्स ओवरलोड किए थे, जिसमें एक प्लस का ऑपरेटर था और एक माइनस का ऑपरेटर था। एक बात जहन में रहे कि ये जो माइनस और प्लस के जो हमने ऑपरेटर ओवरलोड किए हैं, ये वो वाले प्लस और माइनस नहीं हैं जो हमने बाइनरी ऑपरेटर के हवाले से, यानी एडिशन नहीं है। ये बेसिकली एक ऑपरेंड के साथ आप नेगेटिव और पॉजिटिव ऑपरेटर जब दोनों लगाते हैं तो उसकी फॉर्म जो है वो समझ में आती है कि खैर किसी को नेगेटिव नंबर बनाना हो तो हम माइनस का साइन लगा देते हैं, किसी को पॉजिटिव बनाना हो तो उसके साथ प्लस का साइन, या इवन कि हम कोई साइन भी अगर ना लगाएं तो वो प्लस का नंबर कहलाता है। उस हवाले से हमने इनको यूनरी ऑपरेटर के केस में, यानी आपने कंफ्यूज नहीं करना इसको। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि भाई प्लस और माइनस है, अब भी कहा है, तो उसमें वो वाले ऑपरेटर आप ना समझ लीजिएगा जो एडिशन वाले हैं, वो हम शुरू में कराए हैं जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर हमने प्लस और माइनस के ऑपरेटर को ओवरलोड किया था। तो ये यूनरी ऑपरेटर्स हैं। आज भी हम यूनरी ऑपरेटर्स जो हमारे रह गए हैं उनको हम कवर करेंगे। यूनरी ऑपरेटर्स आर यूजुअली प्रीफिक्स एक्सपेक्ट फॉर द प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। तो ये जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं, ये आपको पता है हम इंटीजर्स पे यूज़ कर सकते हैं, ख़ास तौर पे जिसमें हम आई प्लस प्लस लूप्स के अंदर लिखते आए हैं। हम ये चाहते हैं कि कैसे हम ये प्रिमिटिव टाइप्स के ऊपर जैसे हम यूज़ कर सकते हैं, तो मेरी ये कोशिश होगी कि मैं इनको अपनी यूज़र डिफाइंड टाइप्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकूं। तो इस मकसद के हसूल के लिए हम अब इनको ओवरलोड करेंगे आज। प्लस प्लस एंड माइनस माइनस बोथ एक्ट एज द प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। जैसे आप जानते हैं शुरू के मतलब फंडामेंटल नॉलेज से कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों की दो फॉर्म्स होती हैं। प्लस प्लस यानी इसको भी हम प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी तरह जो माइनस माइनस है, इसको भी हम प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स दोनों में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड देन एग्जांपल अब आपके सामने वही हैं, इसमें पोस्टफिक्स, ये एच प्लस प्लस आपको नज़र आ रहा है, ये पोस्टफिक्स फॉर्म है। इसी तरह जी माइनस माइनस, ये भी पोस्टफिक्स फॉर्म है। इसमें प्लस प्लस एच ये प्रीफिक्स फॉर्म है, और ये माइनस माइनस आई ये एक प्रीफिक्स फॉर्म है। और इस तरीके से हम इनको देख सकते हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स की। इसमें अब हम बिहेवियर ऑफ द प्लस प्लस एंड माइनस माइनस फॉर प्री डिफाइंड टाइप्स। अब जैसे कि आप पिछले फंडामेंटल नॉलेज से जानते हैं कि प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स लिखने के हवाले से इनका डिफरेंस होता है, और थोड़ा जो इसमें ऑपरेशंस का फ़र्क है वो भी होता है। अगर आप उस नॉलेज को सामने लेके आएँ तो इनमें जो बिहेवियर है इसका वो ज़रा डिफरेंट होता है, उसको हम सबसे पहले कैप्चर करेंगे। पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट में पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट प्लस प्लस इंक्रीमेंट्स द करंट वैल्यू एंड देन रिटर्न द प्रीवियस वैल्यू। अब पोस्टफिक्स जब इंक्रीमेंट करते हैं तो उसमें एक का इजाफा तो होता है, लेकिन रिटर्न आपको पिछली वैल्यू करेगा। मिसाल के तौर पर आई जो है वो 0 के बराबर है, तो आई प्लस प्लस करेंगे तो आई की वैल्यू 1 तो हो जाएगी, लेकिन आपको रिटर्न 0 होगा उसका। ये पोस्टफिक्स की फॉर्म है। एंड देन पोस्ट डिक्रीमेंट भी इसी तरह काम करता है, उसमें एक माइनस हो जाता है। दूसरी जो बात है, इसी तरह जो प्री इंक्रीमेंट होता है उसमें ये होता है कि आई की वैल्यू में इजाफा भी होगा, और जो अपडेटेड वैल्यू होगी यानी इंक्रीमेंट होने के बाद वाली वो रिटर्न होती है। एग्जाम्पल अब आपके सामने है, यहाँ अब मैं इसकी एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। x इज़ इक्वल टू 1, y इज़ इक्वल टू 2, दोनों इंटीजर्स हैं, और नीचे मैं कह रहा हूँ y प्लस प्लस, तो ये पोस्टफिक्स फॉर्म है। अब मैं सी आउट y कहूँगा, यानी अब मैं y की वैल्यू जो है वो यहाँ 2 है बेसिकली, तो यहाँ 3 वैल्यू y की हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपको मिलेगा y यानी 2 ही मिलेगा। तो इसकी आप देखें यहाँ पे, ये देखें कि y जो है प्लस प्लस हुआ, यहाँ पे देखें 2 प्रिंट हुआ,
उसकी वजह यहाँ पे 2 1 का इजाफा तो हो गया, लेकिन ये वाली स्टेटमेंट इस वक्त जो मुझे रिटर्न करेगी वो 2 ही करेगी, लेकिन मैं बाद में अगर y को प्रिंट करूँगा तो वो 3 हो चुका होगा, लेकिन उस सिनेरियो में प्रीवियस वैल्यू ही रिटर्न होगी। ये अब आपके सामने है। अब मैं यहाँ पे अगर y = 2 कहता हूँ तो मैं डबल प्लस प्लस लगा दूँ या y प्लस प्लस, यानी इस तरह की स्टेटमेंट एरर होती हैं, ये नहीं कर सकते हम। मतलब ये एरर असाइनमेंट है, क्योंकि इसमें हम कह रहे हैं कि y, अगर आपको ये पता हो कि हम इसको इक्विवेलेंट लिख सकते हैं y = y + 1, तो उसके अगेंस्ट तो ये वाली, क्योंकि हमेशा असाइनमेंट ऑपरेटर की जो राइट साइड है वहाँ पे हमेशा कोई ना कोई वेरिएबल होना चाहिए। तो ये दोनों एरर्स बने, डबल प्लस प्लस तो ही नहीं लगा सकते। जहाँ पे प्री इंक्रीमेंट का क्वेश्चन है, प्री इंक्रीमेंट प्लस प्लस इंक्रीमेंट द करंट वैल्यू एंड देन रिटर्न इज द रेफरेंस। तो यहाँ पे जो वैल्यू ऐड हो जाएगी वही रिटर्न मिलेगी, यानी जो आपकी अपडेटेड वैल्यू होगी। इसी तरह डिक्रीमेंट भी इसी तरीके से वर्क करेगा। इसकी भी एक एग्जांपल देख लें। अब मैंने y = 2 रखा है, बाकी इसमें प्लस प्लस y ये प्रीफिक्स फॉर्म है नीचे। अब यहाँ पे दोनों सूरतों में मुझे 3 ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न वो अपडेटेड वैल्यू करता है। तो दोनों का मुझे उम्मीद है डिफरेंस मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है अगेन। और अब क्योंकि हम ये चाहते हैं, हाँ ये भी देख लें कि इसमें आप प्लस 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 2 दफ़ा इस्तेमाल नहीं कर सकते, राइट साइड के ऊपर ये नहीं इस्तेमाल कर सकते, अगर ये करेंगे तो एरर आएगा। तो ये चीज़ जो है वो ज़हन नशीन कर लें। तो इस केस में आपके सामने जो प्रिंट हुआ y, वो इस वक्त जो है 4 हुआ। तो ये आप वैसे ही इसको प्री इंक्रीमेंट रेफरेंस हैज़ नॉट ए एरर। जहाँ तक प्री इंक्रीमेंट का सवाल है, इसमें अब आप देखें कि ये अब 2 वैल्यू इजाफा कर सकते हैं इसमें। उसकी वजह ये है कि प्लस प्लस फिर प्लस प्लस है 2। अब इसकी जो राइट साइड है, मोस्ट रीसेंट राइट साइड, इसमें देखें अब वो वेरिएबल आ गया है। लास्ट वाले केस में नहीं था, यहाँ ऑपरेटर था, इधर भी आ गया है। तो अब ये आप कर सकते हैं, इसमें अब कोई एरर नहीं आएगा। तो ये सिचुएशन अब आप आउटपुट जो देखें यहाँ 4 हो गया है और इस केस में 2 है। तो ये सारी चीज़ जो है वो अब आपको यूनरी ऑपरेटर के हवाले से हो सकती है। अब क्योंकि हमने अपनी क्लास के लिए इसको ओवरलोड करने हैं, कॉम्प्लेक्स क्लास के लिए, तो ऑफ कोर्स उसका सिंटेक्स देख लेते हैं। हम वही कॉम्प्लेक्स क्लास ले रहे हैं और इसी के ऊपर हम जैसे इंटीजर पे कर सकते हैं इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट या पोस्ट इंक्रीमेंट, वही हम ख्वाहिश कर रहे हैं कि हम अपनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी वो यूज़ कर सकें। तो मैं यहाँ अब डबल टाइप के 2 वेरिएबल ले रहा हूँ। ये वही कॉम्प्लेक्स की क्लास है। मैं डायरेक्ट जो है एक्सप्लेन करूँगा जो मेथड हैं। यहाँ पे देखें कि अगर आप मेंबर फंक्शन के तौर पे देंगे तो कॉम्प्लेक्स का रेफरेंस आएगा, रिटर्निंग टाइप के ऊपर ऑपरेटर का कीवर्ड आएगा और प्लस प्लस सिंबल आएगा। अगर आप नॉन मेंबर फंक्शन देंगे तो उसके लिए फ्रेंड फंक्शन आपको बनाना पड़ेगा एज सच। यहाँ पे फ्रेंड कॉम्प्लेक्स रेफरेंस आएगा रिटर्निंग टाइप में, ऑपरेटर का कीवर्ड आएगा और फाइनली यहाँ पे प्लस प्लस यानी सिंबल, और एज ए पैरामीटर हम कॉम्प्लेक्स का रेफरेंस पास करेंगे। दोनों की हम देख लेते हैं इम्प्लीमेंटेशन। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो मेंबर फंक्शन है उसमें देखें रियल में एक रियल ऐड करके हम डाल देते हैं और रिटर्न दिस, यानी जो वैल्यू अपडेट हो जाएगी वो हम रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे बेसिकली ये प्री इंक्रीमेंट है, ये भी जहन में रहे। एग्जांपल हम प्री इंक्रीमेंट की कर रहे हैं, तो प्री इंक्रीमेंट में जो वैल्यू यहाँ पे ऐड हो जाएगी, रिटर्न भी हम वही करते हैं। आपको पता है, अभी हमने एग्जांपल में देखा है कि जो ऐड हो जाएगी वैल्यू, रिटर्न भी वही होगी। उसके बाद आप पोस्ट यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट देख लें, बल्कि उससे पहले फ्रेंड फंक्शन के थ्रू देख लें। फ्रेंड फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, एक एज ए पैरामीटर पास किया था, उसके ऊपर हम h.real में +1 डाल देते हैं। अब ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, ऑफ कोर्स यहाँ पे इसका मतलब ये है कि hreal+ = hreal +1, तो ये इसके इक्वलेंट है, तो इसलिए ये काम हम कर सकते हैं। नीचे हम h को रिटर्न कर देंगे, जो वैल्यू ऐड हो जाएगी हम रिटर्न कर देंगे। तो ये आपके दोनों मेथड हो गए प्री इंक्रीमेंट के हवाले से। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे h यानी 3 हमने ऑब्जेक्ट बनाए कॉम्प्लेक्स क्लास के, तो हम प्लस प्लस h1 भी कर सकते हैं, प्लस प्लस h2 भी कर सकते हैं। तो अब फ्रीली हम इनको अब इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो ये अब आपके सामने एग्जांपल्स हैं, इस तरह हम इनको लिख सकते हैं। ओवरलोडिंग से पहले हम नहीं लिख सकते थे। अब आगे सवाल ये पैदा होता है कि ऑपरेटर तो एक जैसा है, लेकिन ये तो प्री इंक्रीमेंट का हमने किया है, अब हमने पोस्ट करना हो तो तब क्या करें। तो उसके लिए अब हम देखते हैं कि क्या ऐसा होता है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट के लिए कंपाइलर को एक ऐसे समझ लें इंडिकेटर देने के लिए हमें एक पैरामीटर डमी पास करना पड़ता है, यानी एक पैरामीटर में हम 1 डमी पैरामीटर डाल देंगे इन टाइप का। इसी तरह अगर नॉन मेंबर फंक्शन है, फ्रेंड फंक्शन है, तो 2 पैरामीटर डमी डालेंगे। तो ये इस तरह करने से उसको ये पता चल जाता है कि ये पोस्ट इंक्रीमेंट आप करना चाहते हैं। अगर आप कोई पैरामीटर नहीं डालते तो फिर वो प्री इंक्रीमेंट होगा। इन द केस ऑफ द पोस्ट इंक्रीमेंट द करंट वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट स्टोर इन द टेम्परेरी वेरिएबल, यानी हम ये करेंगे, आपको पता है कि पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा, वैल्यू तो ऐड हो जाती है लेकिन रिटर्न जो वो करेगा वो प्रीवियस वैल्यू रिटर्न करेगा। तो उसकी प्रीवियस वैल्यू हम कहीं स्टोर कर देंगे टेम्परेरी वेरिएबल में, फिर वही रिटर्न कर देंगे, बाद में फिर इंक्रीमेंट होगा वो। अब हम इसको एग्जांपल में देखते हैं। अब ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, वही चीज़ है, सिर्फ मैंने अब इसमें इंट का एक डमी पैरामीटर पास किया है। ये डमी पैरामीटर जो है ये इसका कोई रोल नहीं है, जस्ट कंपाइलर को ये बताने के लिए कि ये हम पोस्ट इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं। इसी तरह अगर मेंबर फंक्शन होगा तब ये वाला सिंटैक्स इस्तेमाल करेंगे, नॉन मेंबर फंक्शन होगा तो फ्रेंड फंक्शन के साथ करेंगे। इसमें एज ए पहले एक पैरामीटर आता था, साथ हम इसमें डमी भी दे रहे हैं, तो ये चीज़ इसकी निशानी है। अब इसको आप देख लें कि इम्प्लीमेंटेशन, अब देखें कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। इसकी जो करंट वैल्यू है दिस पॉइंटर के ज़रिए वो मैं टी में डाल देता हूँ, उसके बाद मैं इजाफा कर रहा हूँ। अब रिटर्न टी करूँगा। अब रिटर्न टी करने में कौन सी वैल्यू वापस जाएगी, प्रीवियस वैल्यू जाएगी, क्योंकि यहाँ मैं पहले उसकी वैल्यू टी में रखवा आया हूँ, फिर मैं उसको ऐड कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको उससे मिलती जुलती लगेगी। इसी तरह आप फ्रेंड फंक्शन वाला भी देख लें कि ये बिल्कुल वैसे का वैसे है। यहाँ पे हम h की वैल्यू हम टी में स्टोर कर रहे हैं, बाद में हम h.real में +1 ऐड कर रहे हैं, फाइनली हम यहाँ पे t वापस कर देंगे। टी में प्रीवियस वैल्यू पड़ी हुई है। तो ये देखें कि उस बिहेवियर के मुताबिक हमने इसको ओवरलोड कर लिया। The dummy parameter in the operator function tells compiler that is the post increment, यानी ये जो हमने डमी पैरामीटर इंट का डाला इसका कोई रोल नहीं है, सिर्फ कंपाइलर को ये बताता है कि भाई अब ये पोस्ट इंक्रीमेंट हम करने लगे हैं, तो उसका बिहेवियर ये वाला होगा। अगर प्री इंक्रीमेंट होगा तो उसमें कोई पैरामीटर नहीं पास करना, सिवाय फ्रेंड फंक्शन में हम ये करते हैं। लेकिन अगर प्री इंक्रीमेंट है तो उसमें कोई पैरामीटर नहीं होगा मेंबर फंक्शन में, और इसी तरह वही डमी पैरामीटर एज वेल जो है वो फ्रेंड फंक्शन में भी नहीं होगा। तो यहाँ पे अब आप देखें कि ये काम हम इधर भी कर सकते हैं, प्लस प्लस, ये देखें मैंने h1++ लिखा है, लेकिन अब मैं ये काम नहीं कर सकता कि h++, क्योंकि ये यहाँ पे अब राइट साइड पे मोस्ट लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे ++ आ रहा है, तो ये वैल्यू इसमें नहीं जा सकती। अगर हाँ ये प्री इंक्रीमेंट होता तो ये काम हम कर सकते थे, जैसे मैंने आपको हाईलाइट किया था। द प्री एंड पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज इम्प्लीमेंटेड टू एग्जैक्टली द सेम वे। अब ये तो हो गए इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट, मैंने दोनों का आपको सोल्यूशन दे दिया। बुक में भी इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल है। आपसे मेरी ये मतलब इंस्ट्रक्शन है कि आप डिक्रीमेंट इसी पैटर्न पे करें, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने मुझे नेक्स्ट वीक तक सबमिट करवानी है। आपने यही काम करना है, जस्ट यहाँ पे साइन ही चेंज होगा, बाकी बिहेवियर चेंज होगा। तो आपने मुझे ऐसा प्रोग्राम बना के देना है जिसमें डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो और दोनों फॉर्म्स उसकी, प्री फिक्स के लिए भी और पोस्ट फिक्स के लिए, दोनों वही उसी पैटर्न पे होंगे। कोई मुश्किल टास्क नहीं है, आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक आप मुझे ये सबमिट करवाएंगे। आज का लेक्चर का हम इख्तिताम करते हैं, और ये जो आपको मैंने एक टास्क दिया है इसको आपने नेक्स्ट वीक सबमिट करवाना है। आज के लेक्चर के इख्तिताम के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफ़िज़।